गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं विज्ञान का गेस्ट पेपर कक्षा 10 का सर। ये दूसरा पार्ट है, पार्ट 2 है ये। और पार्ट 1 मैंने डाला है 25 सवाल, 25 सवाल आज लिए हैं। 2 और जाएगा बहुविकल्पीय का। 100 प्रश्न हो गया आपके पास। उस 100 में से उम्मीद है कि जो आपका 20 आता है उसमें से 10 से 15 प्रश्न मिल सकता है सर। लेकिन 5 प्रश्न बिल्कुल नया आता है जो बच्चे लोगों को हवा नहीं लगता। कभी कभी तो 20 लड़ जाता, कभी कभी 2-4 एकदम नया दे देता है जो बहुत ही गहराई से जो लोग पढ़े रहते हैं उनको समझ में आता है ना। तो आपके पास समय तो है नहीं, इसलिए मैं जल्दी से जो है इसको निकाल दूं। 5 मिनट में निकाल दूं क्या? 25 सवाल लिखना है हमको, कुछ समझाना भी है। तो आप मुझे 2 मिनट जब देंगे जहां समझाने के लिए तो मैं समझा दूंगा। जैसे पहला ही प्रश्न हमको समझाना है, करा है कि प्राकृतिक परितंत्र है। तो प्राकृतिक परितंत्र समझ लें, क्योंकि विकल्प में कुछ डाल देगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। प्राकृतिक परितंत्र जो है किसे कहते हैं? देखिए, वह स्थान जहां पर मनुष्य भी हो, पशु भी रहता हो, समझ में, और पौधे भी रहते हो, यानी पशु हो, पौधे हो, समझ में, घास फूस हो और मनुष्य भी वहां आता जाता हो और उसका भी बस वहां रहना हो, उसे परितंत्र कहते हैं। तो उसमें 2 तरह का परितंत्र होता है, एक कृत्रिम परितंत्र जो मनुष्य बनाता है और दूसरा प्राकृतिक परितंत्र। तो प्राकृतिक परितंत्र में आपका आ जाएगा जंगल, वन, समझ में। और जो कृत्रिम परितंत्र है उसमें जो है, और नदियां भी उसमें आ जाएगा, नदियों के किनारे भी लोग जाते हैं, नदियों के किनारे जो है पौधे भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, जंतु भी जाते हैं नदी में पानी पीने। और कृत्रिम परितंत्र में आ जाएगा तालाब है, क्या है? तालाब, जो मनुष्य बनाता है तालाब, वहां पौधे भी होते हैं किनारे किनारे, वहां जंतु भी जाते हैं, मनुष्य भी जाते हैं, उसको परितंत्र कहते हैं। तो प्राकृतिक परितंत्र पूछे तो आप जो है वन लिखिएगा या जंगल लिखिए, समझ में, या नदियां, अगर जो विकल्प है वो देख लीजिएगा। समझ में आ गया बढ़िया से? चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। परितंत्र में उत्पादक, देखिए परितंत्र में उत्पादक जो है वो पौधे होते हैं, क्या होते हैं? हाँ, तो पौधे लिख लीजिए। जो हरे पौधे होते हैं, पौधे नहीं बल्कि हरे पौधे, तो हरे पौधे जो है परितंत्र में उत्पादक हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। कह रहा है तीसरा प्रश्न, ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेवार पदार्थ का नाम। सर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर बता दें। इस पर मैं 2 प्रश्न लिया हूं, ये भी देखिए कि पराबैंगनी किरण को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है। ये दोनों लगभग एक ही से ज्वाइंट है, तो मैं दोनों एक साथ बता रहा हूं आपको। ओजोन परत जो है, इसके बारे में जरा समझ ले, बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। वायुमंडल में जब हम कुछ दूरी पर जाएंगे, कुछ किलोमीटर, तो 2-3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर की ऊंचाई में ओजोन परत पाया जाता है। अब वही ओजोन परत पराबैंगनी किरण को रोकता है। लेकिन ये प्रश्न अलग है, कह रहा है ओजोन परत क्षरण के लिए कौन जिम्मेवार है। वो है सर आपका एयर कंडीशन, एसी, कूलर, फ्रीज कूलर नहीं, फ्रीज। तो फ्रीज है तो रेफ्रिजरेटर में एक गैस पाया जाता है CFC, इसको लिख लीजिए क्लोरो, क्या लिखेंगे? क्लोरो फ्लोरो, बोलिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ओजोन परत क्षरण के लिए जिम्मेवार गैस है सर। और अगला प्रश्न ले ले, चौथा इसी में, पराबैंगनी किरण को पृथ्वी तक आने में के लिए कौन रोकता है। तो वो है सर 4 नंबर प्रश्न का जवाब यहां O3, हिंदी में लिख लीजिए ओजोन, क्या लिखेंगे? हाँ, ओजोन, इसको ओजोन लिख लीजिए।
अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? सर इसको जरा समझ लें, अगर समय हो आपके पास तो। समय है ना आप लोगों के पास? अरे इन लोगों से पूछ रहे हैं, वीडियो वाले लोगों से। समय है? समय है तो इस पर दीजिए थोड़ा समय, हम आपको समझा दें। इस पर बड़ा प्रश्न भी आता है 4 नंबर का। कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो सर आहार श्रृंखला जो है का निर्माण ये होता है कि एक पहले मैं आपको उदाहरण लिख दूं तब मैं आपको समझाऊं। देखिए छोटा आहार श्रृंखला लिख दे रहा हूं, एक बड़ा। छोटा आहार श्रृंखला में सबसे पहले जो है वो हम हरा पौधा लेंगे। क्या लेंगे? पौधा। क्या लेंगे? पौधा लेंगे। उसके बाद हरे पौधे को जो खाता है, यानी बकरी ले लीजिए, और बकरी को जो खाता है शेर ले लीजिए, या मनुष्य ले लीजिए। तो ये एक खाद्य श्रृंखला हो गया सर। ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है। एक बड़ा जो है खाद्य श्रृंखला लीजिए, पौधा लीजिए, पौधे को खाता है टिड्डा। क्या खाता है? टिड्डा लीजिए। और टिड्डे को खाता है मेढक। कौन खाता है? मेढक लीजिए। और मेढक को खाता है सर्प। कौन खाता है? सर्प। और सर्प को खाता है बाज। तो ये हो गया एक बड़ा श्रृंखला आपका खाद्य श्रृंखला। ये भी खाद्य श्रृंखला है छोटा, तो आप लिख सकते हैं पौधा, हिरण, शेर, पौधा, बकरी, मनुष्य। है ना समझ में? बड़ा श्रृंखला लेना हो तो पौधा, टिड्डा, मेढक, पौधा, टिड्डा, मेढक, सर्प और बाज। चलते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। सर ये जो प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के सर पहला मात्रक होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है? एम्पियर मीटर। और दूसरा जो मात्रक इसका बनता है सर, वे बनता है वेबर प्रति मीटर पर 2 घात। तीसरा होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। और चौथा होता है गॉस। क्या होता है? गॉस। तो 4 मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता है। पहला न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा टेस्ला, चौथा गॉस। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 7 पर। चुंबकीय फलस्क का मात्रक। सर इसका भी 2 मात्रक होता है चुंबकीय फलस्क का मात्रक। पहला होता है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। क्या होता है? न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। और दूसरा जो मात्रक होता है वो होता है वेबर। क्या होता है? हाँ बस वेबर। ये 2 मात्रक होता है सर चुंबकीय फलस्क का, आप याद कर लें। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। विद्युत चुंबक का क्रोड किसका बना होता है? तो सर विद्युत चुंबक का जो क्रोड है वो नरम लोहे का बना होता है। क्या बना होता है? नरम लोहा कहिए, या विकल्प में मुलायम लोहा भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? मुलायम लोहा। तो ये हो गया सर नरम लोहा या मुलायम लोहा। 9 नंबर देख लें आप। कह रहा है एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। देखिए जरा इसको समझ लें, अगर आपके पास वक्त हो तो थोड़ा सा समझा दें। है वक्त? कहां वक्त है? ऐसे ऐसे करेंगे अभी खट 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 खट। एसी समझ लें आप, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। 2 तरह का जनित्र होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, और एक होता है जिसको एसी कहते हैं, एक को डीसी कहते हैं। समझ में? तो एक एसी और एक डीसी 2 होता है। समझ में?
प्रत्यावर्ती धारा जिसको एसी कहते हैं, इसकी आवृत्ति पूछ रहा है। पहले मैं इसका लिख दूं, इसकी आवृत्ति होता है 50 हर्ट्ज। कितना होता है? हाँ, 50 हर्ट्ज जो होता है एसी का, समझ में। उसी तरह से एक डीसी होता है, समझ में। तो एसी हिंदी में उसको कहते हैं, डीसी को दिष्ट धारा जनित, क्या कहते हैं? दृष्ट नहीं, दिष्टि लिख देगा, यहां लिख देना, देखिए ऐसे होता है, दिष्ट धारा जनित्र, समझ में। या इसको कहते हैं दिष्ट धारा डायनामो, दो नाम है इसका, तो दो होता है। और इसकी आवृत्ति जो एसी की होती है वो 50 हर्ट्ज होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। अगला प्रश्न है, लघुपथन के कारण विद्युत धारा का मान होता है। तो आप जानते हैं कि लघुपथन में विद्युत धारा बढ़ जाता है, इसी से घरों में आग लग जाता है सर। लघुपथन के कारण, इसको देखिए ये हिंदी है लघुपथन, अंग्रेजी में पूछ दे तो इसको अंग्रेजी समझ ले। इसका उत्तर होगा धारा बढ़ जाता है, और अंग्रेजी होता है शॉर्ट सर्किट। क्या कहते हैं इसको? हाँ, शॉर्ट सर्किट कहते हैं। आप न्यूज में सुने होंगे कि शॉर्ट सर्किट की वजह से घर में आग लग गया, तो शॉर्ट सर्किट होता है इसकी अंग्रेजी लघुपथन। इसमें जो है क्या होता है, विद्युत धारा बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? विद्युत धारा बहुत अधिक बढ़ जाता है, बढ़ नहीं जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, समझ में। ये उत्तर होगा सर, बढ़ जाता है। ये जानते हैं बहुत सारे लोग, आप लोगों को मालूम होगा। अगला प्रश्न भी इसी में ले लें, एक टेस्ला किसके बराबर होता है? यही लिख दे रहे हैं, एक टेस्ला जो 4 मात्रक लिखे थे ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ये, तो उसी में एक जो है 1 वेबर प्रति मीटर के बराबर होता है। क्या होता है? हाँ, प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, 1 मीटर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है एक टेस्ला। ये लिख लीजिए आप। चलते हैं 12 नंबर पर। सर कह रहा है शक्ति P का सही सूत्र है। सर इसको जरा अगर आपके पास समय हो तो समझा दें। ये बार बार क्यों पूछ रहे हैं कि सर समय है, सब समय है? कहां समय है आपके पास? 30 मिनट का वीडियो डाला जा रहा है और आप लोग देख रहे हो, उसका औसत आ रहा है 8 मिनट। देखते तो 30 मिनट का ना औसत आता, एवरेज 30 मिनट। तो ऐसा ना करें, आप पूरा देखें तब ना आपके समझ में आएगा। अगर टाइम हो तो इसको समझाएं हम। तो ये जो शक्ति P का जो सही सूत्र होता है वो सर 4-5 होता है। कितना होता है? तो विकल्प में कोई दे सकता है, तो 2023-24 में आया है, 22 में भी आया है, तो आप समझ लें इसको थोड़ा सा कि P का जो है 4-5 सूत्र होता है। कितना होता है? 4 मैं जरूरी बता दे रहा हूं। पहला होता है P बराबर VI। क्या होता है? हाँ, तो ये अगर विकल्प हो तो ये सही करिएगा। दूसरा होता है P बराबर I स्क्वायर R। क्या होता है? एक ये देख लीजिएगा, अगर ये हो तो ये सही करिए। इस विकल्प में यही दिया है जिसमें हम लिए हैं। P बराबर अगला होता है V स्क्वायर बटे R। एक ये होता है, एक P बराबर होता है W बटे T। तो ये और भी होता है P बराबर, देखिए इसी से बन जाता है W बराबर P, तो W का हो जाता है VIT। क्या हो जाता है? अब बटे T, तो T से T कट गया, अब VI बन जाता है। देख रहे हैं, ये देखिए बन जाता है। तो इस तरह से P के 4 सूत्र दे सकता है, विकल्प में ये दिया होगा तो आप लीजिएगा इसको, है ना समझ में। तो कि P बराबर P का 4 सूत्र, ये P का सही सूत्र, देखिए मेन सूत्र जो है ये दिया हुआ है उसमें, लेकिन ये भी दे सकता है, कोई भी दे सकता है। तो अब हम चलते हैं 13 नंबर। देखिए ये कह रहा है ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा का ग्राफ कैसा होता है? तो सर ओम के नियम के अनुसार ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनता है, मैं आपको बता दे रहा हूं
इस तरह का बनता है सर, यानी सरल रेखा। तो 13 नंबर का जवाब हो गया सरल रेखा। क्या लिखेंगे? सरल रेखा। अगला प्रश्न भी इसी में ले लें, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? 14 नंबर। तो सर किलोवाट घंटा में नापते हैं बिजली को, यानी विद्युत को। क्या लिखे नापते हैं? हाँ, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलोवाट घंटा। इसी में 15 नंबर ले लें, एक औष शक्ति में कितना वाट होता है? यहां लिख दे रहा है 746 वाट होता है सर। तो ये 3 प्रश्न एक साथ ले लें। अब चलते हैं हम 16 नंबर पर। कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के तार को 5 बराबर भागों में काटा गया, प्रत्येक के प्रतिरोध होगा। समय हो तो समझा दूं मैं आपको, कोई बोल नहीं रहा तो देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूं। प्रतिरोध जो है 5 ओम का हो या 2 ओम का हो और तार लंबा हो, काट देंगे 5 भागों में, तो प्रतिरोध का क्या मतलब होता है? प्रतिरोध का मतलब होता है रुकावट, अवरोध। जो रोड पर बनता है देखते हैं ब्रेकर, वही होता है तार में रुकावट। तो जब हमारा बड़ा तार होगा, इतना बड़ा 5 मीटर का, तो 5 मीटर का तार होगा तो 5 ओम प्रतिरोध होगा उसका। जब 1 मीटर का तार होगा तो प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो इसलिए जब 5 भागों में बांट देंगे तो प्रत्येक भाग का प्रतिरोध 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाँ, 1 ओम हो जाएगा। रुकावट कम हो जाएगा। तार की लंबाई घटेगा तो रुकावट कम हो जाएगा। लंबा तार हो तो लंबा रुकावट होगा। अगला देखिए, कह रहा है अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? बड़ी ही मुश्किल सवाल है सर, इसको ठीक से समझिए, नहीं तो देख रहे हैं गड़बड़ा जाएगा ये। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? सर अवतल दर्पण से प्रतिबिंब समझा दे थोड़ा सा आपको। देखिए, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है, वास्तविक भी बनता है, आभासी भी बनता है। अब विकल्प में कैसे चुने? तो विकल्प ज्यादातर ये देता है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है तो बड़ा वाला देगा, क्योंकि अवतल दर्पण से बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो आप बड़ा, आभासी और सीधा लीजिएगा। कौन लेंगे आप? यहां मैं लिख दे रहा हूं, बड़ा, आभासी और सीधा वाला ले लीजिएगा, तो ये सही होगा। लेकिन याद रखिए कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है और उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है। बड़ा, छोटा, उल्टा, सीधा, वास्तविक और आभासी 6 स्थिति है। वो वस्तु के ऊपर है। अवतल दर्पण में अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब एकदम छोटा बनेगा फोकस बिंदु पर। वस्तु को जो है वो सी से दूर रखेंगे, अनंत से थोड़ा और इधर, तो एफ और सी के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। और सी पर लाएंगे तो सी पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। ये मैं आपको समझाऊंगा जब हम 4 नंबर का प्रश्न मैं दूंगा तो उसमें आपको समझाऊंगा, ठीक है। और अगर सी से दूर लाएंगे एफ पर तो सी से दूर बनेगा, यानी बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा, और वस्तु से बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा। उसी तरह से एफ और सी के बीच लाएंगे, एफ पर लाएंगे, अनंत पर बनेगा, बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। और एफ से जहां इधर करेंगे, ज्यादातर पूछता है एफ और पी के बीच, जब एफ और पी के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी, सीधा और बड़ा। वही पूछता है ये कि बड़ा, आभासी और सीधा किससे बनता है? तो वो बनता है अवतल दर्पण से। आगे समझ में? शॉर्टकट में बता दे रहा है, बड़ा प्रश्न बनाएंगे तो आपको बताएंगे। आगे देखिए, अगला कह रहा है कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो उत्तल दर्पण से सिर्फ एक ही स्थिति है प्रतिबिंब बनने का। कहीं भी वस्तु को रखें वो प्रतिबिंब बनेगा। एक तो छोटा बनेगा, क्या बनेगा? हाँ, छोटा होगा, आभासी होगा, ठीक है,
और सीधा होगा। अब दोनों में अंतर आप देख लीजिए आराम से। इसमें बड़ा आभासी सीधा है अवतल में, इसमें जो है छोटा आभासी और सीधा है। दोनों में यही अंतर है कि उत्तल दर्पण से छोटा बन रहा है आभासी सीधा, और अवतल दर्पण से बड़ा और आभासी सीधा बन रहा है। समझ में आ गया? चलते हैं प्रश्न नंबर 20 पर। ये देखिए, इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा सर, इधर समझा दे आपको। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब कैसे बनता है? देखिए, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों एक है। उत्तल लेंस, यहां समझिए कायदे से, उत्तल लेंस ले लीजिए, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण आप ये मिला लीजिए। अरे समझ में? हाँ, अवतल दर्पण ये दोनों एक साथ होगा। जैसे उत्तल लेंस से बनेगा वैसे ही जैसे अवतल दर्पण से हम लिखवाए, तो आप अवतल दर्पण वाला पूरा इसमें लिख लेंगे, सीधा, बड़ा और आभासी। तो उससे उत्तल दर्पण से सीधा भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा, आभासी भी बनेगा, वास्तविक भी बनेगा, छोटा भी बनेगा और बड़ा भी बनेगा। तो ये क्या लिख दिए हम? उत्तल लेंस है तो अवतल दर्पण वाला लिखेंगे। आगे समझ में? आप 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है, अवतल लेंस। तो जो अवतल लेंस होगा, उल्टा अवतल जो लेंस होगा वो उत्तल दर्पण जैसा बनेगा। कैसा बनेगा? हाँ, उत्तल दर्पण जैसा बनेगा। ये देखिए, इसमें एक ही स्थिति होगा, अवतल लेंस में एक ही स्थिति होगा, वो होगा, आता भी है बनाने के लिए, मैं बनाऊंगा भी आपको, है ना। एक ही स्थिति होगा, वो होगा आभासी सीधा और छोटा। क्या होगा? तो लिखे इसमें कि इससे काम चल जाएगा, चल जाएगा। तो उत्तल दर्पण वाला आप देख लें। उत्तल दर्पण जो यहां दिए थे 18 नंबर में, 18 या 19 में था, वो देख लीजिए। अवतल लेंस, उत्तल दर्पण ये बराबर नहीं होता है, मैं लिखने को कह रहा हूं, लिखिए, मैं लिख भी दे रहा हूं। अवतल लेंस है तो छोटा क्या लिखेंगे? आभासी, और छोटा आभासी और सीधा, ये होगा। आगे समझ में? हाँ, इसमें उत्तल लेंस में सब होगा, छोटा, बड़ा, आभासी, है ना, आभासी सीधा सब होगा। ये हो गया आपका। चलते हैं 21 नंबर पर। कह रहा है कि एक लेंस, उत्तल लेंस की क्षमता 5D है तो उसकी फोकस दूरी होगा। ये दोनों एक साथ पढ़ ले आप, 21 और 22। देखिए, क्षमता निकालना हो या फोकस दूरी निकालना हो, इसमें फोकस दूरी कह रहा है तो एक सूत्र ले लीजिए, फोकस दूरी बराबर, समझ में, या क्षमता बराबर, दोनों हाल में आप 100 में भाग देंगे। इसमें क्षमता है तो क्षमता से भाग दे दिए 5 से, ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर। आगे समझ में? इसमें देखिए क्षमता पूछ रहा है, फोकस दूरी दिया है -25, इसमें -25 से भाग दीजिए, -4 डायोप्टर हो गया। तो चाहे डायोप्टर, देखिए क्षमता पूछे तो भी 100 में फोकस दूरी से भाग दे दीजिए, अब फोकस दूरी पूछे तो 100 में क्षमता से भाग दे दीजिए, जो दिया हो उससे भाग दे दीजिए। इसका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हूं, उसको आप देख लें, उसमें विधिवत समझा दिया हूं मैं आपको, इसमें भी समझा दिया आपको। अब चलते हैं हम 23 नंबर पर। तो सर ये 23, 24 और 25 आप एक साथ ले लें और घड़ी से 1 मिनट एक साथ लें। कह रहा है कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? सर कांच का अपवर्तनांक होता है 3/2 या 1.5। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हो गया सर? चलिए, और जल, वायु, हीरा, कांच, केरोसिन, केरोसिन माने मिट्टी का तेल, में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होती है? सर हीरा में। इसके पहले वाले वीडियो में मैं कांच लिया था, क्योंकि उसमें कांच दिया था विकल्प में, सबसे कम चाल कांच में दिया था। इसमें हीरा लिखा है
तो इसमें हम क्या लेंगे, हाँ हीरा लेंगे। हीरा भी कांच के जैसे ही होता है लेकिन चमकदार होता है, तो ये हो जाएगा हीरा। आ रहा समझ में। अब हम इसमें एक चीज और, अगर आपके पास टाइम हो तो एक बता दें, 1 मिनट। चलिए देखिए, उसी तरह से प्रकाश की चाल भी हवा में ले लीजिए, तो हवा में प्रकाश की चाल होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं 26 नंबर। उसे पता चलेगा कि कौन लोग 26-27 तक गए हैं, कौन लोग छोड़ दिए हैं, इसे पता चल जाएगा। तो देखिए, पहले निर्वात लिख लीजिए, अरे समझ में, फिर हवा लिख लीजिए, फिर पानी लिखिए, फिर कांच लिखिए 29 नंबर है, अब 30 नंबर में ये कांच लिखिए, अरे समझ में, तब हीरा है, केरोसिन है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। हवा में भी यही चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अरे समझ में। पानी में जो चाल होता है वो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। कांच में होता है 2 गुणे, लिखे हैं ऊपर देखिए यहां, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसी तरह से इससे कम के जो है, कांच से कम जो है वो हीरा में होता है 1.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो इस तरह से सर ये भी थोड़ा सा उसमें जोड़ लीजिए। 30 प्रश्न हो गया, इसको पढ़िए, फिर कल मिलते हैं अगले गेस्ट पेपर के साथ। मैं हूं असलम सर।